फ्रेंड्स कैसे आप सभी। आशा कर रहा हूँ कि आप सभी लोग ठीक होंगे। फ्रेंड्स आज का ये जो सेशन होने वाला है काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, क्योंकि यार इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आरपीएफ कांस्टेबल एंड एसआई के लिए जो रोजगार विथंक यानी आरडब्ल्यू के जो बुक जारी किया गया है उसी को लेकर चलते हुए ये क्लास 4 होने वाला है। इससे पहले 3 क्लास कराए जा चुके हैं जीके के। अगर आप नहीं देखे हैं तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर प्लेलिस्ट से जाकर अवश्य देख लीजिएगा। तो 17 नंबर प्रश्न को हम लोग यहाँ से कवर कर चुके थे, तो आइए हम लोग 18 नंबर सवाल से अब हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में जो घंटी का निशान दिया गया है उसे दबाना ना भूलिएगा। तो आइए शुरू कर लेते हैं। इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम पर मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, वहाँ से जाकर जुड़ सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है यानी 18 नंबर सवाल, हुमायूं नामा किसके द्वारा रचित है। तो हुमायूं नामा के रचनाकार जो है राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन गुलबदन बेगम है। आरपीएफ कांस्टेबल 2019 का प्रश्न है ये। इसका हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। तो हुमायूं नामा पुस्तक गुलबदन बेगम द्वारा रचित है, जो हुमायूं की सौतेली बहन थी। यह पुस्तक हुमायूं के जीवन काल का वर्णन करती है। यह तुर्की भाषा में लिखी गई है। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है यहाँ से 19 नंबर सवाल देख लीजिए। अलबरूनी ने अपनी पुस्तक किताब उल हिंद किस भाषा में लिखी थी। अलबरूनी की पुस्तक है किताब उल हिंद, जो कि किस भाषा में लिखी गई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, अरबी भाषा में लिखी गई थी। ये आरआरबी एनटीपीसी शिफ्ट 2 का प्रश्न है। यहाँ से देखिए इसका डिस्कशन दिया गया है। तो अलबरूनी ने अपनी पुस्तक किताब उल हिंद अरबी भाषा में लिखी थी। नेक्स्ट दिया गया है यह किताब धर्म और दर्शन, उत्सवों, खगोल विज्ञान व रीति रिवाजों और प्रथाओं तथा माप विधियों, मूर्तिकला व विज्ञान के नियमों आदि जैसे विषयों के आधार पर 80 अध्यायों में विभाजित एक व्यापक ग्रंथ है। नेक्स्ट है अलबरूनी इस्लाम स्वर्ण युग के दौरान एक ईरानी विद्वान था। उसे विभिन्न नामों से जाना जाता था। भारतीय विद्या का संस्थापक, तुलनात्मक धर्म का जनक, आधुनिक भूगणित का जनक, पहला मानव विज्ञानी। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है यहाँ से 20 नंबर सवाल, मोहम्मद गौरी की सेना और पृथ्वीराज चौहान के बीच 2 बार युद्ध हुआ, जिसमें किस युद्ध की लड़ाई 1192 पृथ्वीराज चौहान हार गए और उससे उनके राज्य पर कब्जा कर लिया गया। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से डी ऑप्शन, तराइन का युद्ध 1192 में हुआ था, द्वितीय युद्ध। उसी में जो है वो पृथ्वीराज चौहान हार गए थे। यहाँ से देखिए इसका डिस्कशन दिया गया है। तो मोहम्मद व गौरी की सेना और पृथ्वीराज चौहान के बीच 2 बार युद्ध हुआ, जिसमें तराइन की दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान हार गए और मोहम्मद गौरी ने उनके राज्य पर कब्जा कर लिया था। नेक्स्ट है तराइन का प्रथम युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था। गौरी के बीच 1191 में लड़ा गया था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को बुरी तरह से पराजित किया था। नेक्स्ट देखिए 21 नंबर प्रश्न, इनमें से किसके द्वारा दिल्ली सल्तनत में इक्ता प्रणाली को संस्थागत रूप में लागू किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, इल्तुतमिश के द्वारा। राइट आंसर हो जाएगा ए। यहाँ से इसका डिस्कशन देखिए। तो दिल्ली सल्तनत के शमसुद्दीन इल्तुतमिश द्वारा इक्ता प्रणाली की शुरुआत की गई। इक्तादारी प्रणाली केंद्रीकरण के लिए एक महत्वपूर्ण साधन था। नेक्स्ट है इक्तादारी प्रणाली सुल्तानों और कुलीनता के बीच के क्षेत्रों पर विभाजन पर आधारित थी। इसमें भूमि को छोटे भागों में विभाजित करके उसे रईसों, अधिकारियों और सैनिकों को दे दिया गया था। इल्तुतमिश का शासन वर्ष 1211 ईस्वी से 1236 ईस्वी तक रहा। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था। वह दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला पहला शासक था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 22 नंबर सवाल, किसके बीच की अवधि को दिल्ली सल्तनत की अवधि के रूप में जाना जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से सी ऑप्शन, 1206 ईस्वी और 1526 ईस्वी के बीच की अवधि को। यहाँ से इसका डिस्कशन दिया गया है। तो 1206 से 1526 तक के बीच की अवधि को दिल्ली सल्तनत की अवधि के रूप में जाना जाता है। दिल्ली सल्तनत पर मुख्यतः 5 राजवंशों ने शासन किया था, जिन राजवंशों का मुगल द्वारा दमन कर दिया गया था। यहाँ से देखिए वो कौन कौन से 5 राजवंश थे।
दिल्ली सल्तनत के प्रमुख राजवंश निम्नलिखित है। तो गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश, इनका शासनकाल दिया गया है। यहाँ से देखिए 23 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत का सही क्रम क्या है। यहाँ से ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ से बी ऑप्शन हो जाएगा, यानी गुलाम हो जाएगा, फिर खिलजी हो जाएगा, फिर तुगलक हो जाएगा, और फिर सैयद हो जाएगा, फिर लोदी हो जाएगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। तो दिल्ली सल्तनत के कुल 5 वंशों ने शासन किया था, जिनका क्रम इस प्रकार है। ठीक है, यहाँ से देख लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है 24 नंबर, किस ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने खुद को दिल्ली का सुल्तान घोषित कर दास राजवंश की शासन शुरुआत की थी। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से बी ऑप्शन, 1206 ईस्वी में। यहाँ से देखिए 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने खुद को दिल्ली का सुल्तान घोषित कर दास यानी गुलाम राजवंश की शासन की शुरुआत की। नेक्स्ट है, कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था, जो अपने मालिक की मृत्यु के पश्चात शासक बना और 1206 ईस्वी में दास वंश की स्थापना की। नेक्स्ट देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में कुतुब मीनार के नाम से प्रसिद्ध 238 फीट ऊंची मंजिला का निर्माण किया था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में राज्य द्वारा निम्नलिखित में से किस प्रकार का कर नहीं लगाया गया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, लघु उद्योगों पर कर। ध्यान दीजिएगा, आरपीएफ के लिए जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जीके जीएस, जिसमें जो है जीके के 50 प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो इस बुक को जो है वो पूरा पढ़ लीजिएगा, आपका पूरा जीके कवर हो जाएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं इसको, डिस्कशन को। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में राज्य द्वारा लघु उद्योगों पर कोई कर नहीं लगाया गया था। नेक्स्ट है, अलाउद्दीन खिलजी खिलजी राजवंश का द्वितीय सुल्तान था। नेक्स्ट देखिए, उसने भू राजस्व तथा सैन्य क्षेत्र में बहुआयामी सुधार किए थे। उसने वास्तविक उपज के आधार पर लगान की राशि निर्धारित की थी। उसने 2 नए कर लगाए, पहला चराई कर, मवेशियों की चराई पर कर, जो दुधारू पशुओं पर लगाया जाता था, तथा दूसरा घरी कर, जो घरों आवास यानी आवास कर, एवं जिसने कृषि पर कर के आधार पर भू राजस्व की दर की उपज का आधा भाग लिया कर दिया। नेक्स्ट देखिए 26 नंबर प्रश्न, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से डी ऑप्शन, इल्तुतमिश की बेटी थी। यहाँ से देखिए, रजिया सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश की बेटी थी। तुर्की मूल के अन्य राजकुमारियों की तरह रजिया को तलवारबाजी, घुड़सवारी तथा अन्य सभी प्रकार के युद्ध प्रशिक्षण दिए गए थे। नेक्स्ट है, उन्हें सेना का नेतृत्व तथा प्रशासन के कार्यों का अभ्यास कराया, ताकि जरूरत पड़ने पर वो इनका प्रयोग कर सके। रजिया सुल्तान ने दिल्ली की गद्दी पर बैठकर 1236 ईस्वी में से 1240 ईस्वी तक सिर्फ 4 साल शासन किया। वह दिल्ली सल्तनत की प्रथम व अंतिम मुस्लिम महिला शासिका थी। दिल्ली की शासिका बनने के बाद उन्होंने उद्मत उल निस्वा की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 27 नंबर प्रश्न, मुगलों के विरुद्ध हल्दी घाटी का युद्ध किसने लड़ा। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से ए ऑप्शन, महाराणा प्रताप ने लड़ा था। यहाँ से एआरपीएफ कांस्टेबल 2019 का प्रश्न है, शिफ्ट 3 का। इसका डिस्कशन देख लीजिए। तो मुगलों के विरुद्ध हल्दी घाटी का युद्ध, ध्यान दीजिएगा कब हुआ था। तो ये 18 जून 1576 ईस्वी को मेवाड़ राजस्थान के शासक महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के मध्य लड़ा गया था। नेक्स्ट है, अकबर की सेना का नेतृत्व राजपूत राजा मानसिंह ने किया था। इस युद्ध में महाराणा प्रताप को मुख्य रूप से भील जनजाति से सहयोग मिला था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, गुरु ग्रंथ साहिब किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, सिख धर्म का। एआरपीएफ कांस्टेबल 2019 शिफ्ट 3 का प्रश्न है। यहाँ से देखिए, गुरु ग्रंथ साहिब सिख धर्म का एक प्रमुख धर्म ग्रंथ है। इसका संपादन सिख समुदाय के 5वें गुरु श्री गुरु अर्जुन देव जी ने किया था। नेक्स्ट देखिए, गुरु ग्रंथ साहिब का पहला प्रकाश वर्ष 30 अगस्त 1604 को हर मंदिर साहिब अमृतसर में मनाया गया था। नेक्स्ट देखिए, वर्ष 1750 ईस्वी में दमदमा साहिब में सिख समुदाय के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी
ने गुरु तेग बहादुर जी 116 शब्द जोड़कर इसका पूर्ण किया था। इसमें कुल 1430 पृष्ठ थे। नेक्स्ट देखिए भारत में सिजदा प्रथा किसने शुरू की थी? तो भारत में सिजदा प्रथा जो है वो गयासुद्दीन बलबन ने शुरू की थी। यहाँ से देखिए सिजदा और पैबोस प्रथा को गयासुद्दीन बलबन ने शुरू किया था। सिजदा का अर्थ झुककर सुल्तान के चरणों में सलाम करना और पैबोस का अर्थ सुल्तान के पैरों को चूमना है। यहाँ से आगे देखिए तो इन अमानवीय प्रथाओं को मुगल बादशाह अकबर ने समाप्त कर दिया। गयासुद्दीन बलबन गुलाम वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। नेक्स्ट देखिए 30 नंबर प्रश्न, कौन सा शासक कुतुब मीनार के निकट अलाई मीनार बनवाना चाहता था लेकिन इसका निर्माण कार्य पूर्ण नहीं हो सका? तो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन अलाउद्दीन खिलजी। ध्यान दीजिएगा। अगला यहाँ से देखिए इसका डिस्कशन। तो कुतुब मीनार के उत्तर में अधूरी बनी अलाई मीनार का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। इस मीनार की ऊंचाई 24.5 मीटर है। नेक्स्ट है अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो जाने के कारण यह मीनार अधूरी रह गई। अलाई मीनार को कुशक ए सीरी भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए 31 नंबर प्रश्न, 13वीं सदी में बख्तियार खिलजी ने बंगाल के किस राजा को पराजित किया था? राइट आंसर हो जाएगा बी, लक्ष्मण सेन को पराजित किया था। यहाँ से देखिए 13वीं सदी में तुर्की शासक बख्तियार खिलजी ने बंगाल के शासक लक्ष्मण सेन को पराजित किया था। नेक्स्ट देखिए लक्ष्मण सेन बंगाल के सेन राजवंश के चतुर्थ शासक और एकीकृत बंगाल के अंतिम हिंदू प्रशासक थे। नेक्स्ट देखिए बख्तियार खिलजी ने बिहार और बंगाल के विजित क्षेत्रों को एक प्रांत के रूप में संगठित किया था। अगला प्रश्न देखिए 32 नंबर प्रश्न, कौन 84 वर्ष तक उपमहाद्वीप में शासन करने वाला प्रथम मुस्लिम वंश था? राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, गुलाम वंश था। यहाँ से देखिए गुलाम वंश या मामलुक वंश भी जिसको बोलते हैं मध्यकालीन भारत का एक प्रमुख राजवंश था। गुलाम वंश का पहला शासक यहाँ से देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक था, जिसे मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराने के बाद भारत के प्रदेशों का सूबेदार नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट देखिए मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्तान थी। दिल्ली की सत्ता पर 1206 से 1290 ईस्वी लगभग 84 वर्षों तक शासन किया था, जिसने भारत में इस्लामी शासन की नींव रखी थी। नेक्स्ट देखिए आगे देख लीजिए, यहाँ से दिया गया है तो निम्नलिखित में से कौन अलाउद्दीन खिलजी का प्रसिद्ध दास था? राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से सी ऑप्शन, मलिक काफूर था। यहाँ से देखिए मलिक काफूर अलाउद्दीन खिलजी का प्रसिद्ध दास था। वह अलाउद्दीन खिलजी की सेना में एक जनरल था। वह पहले एक दास था, लेकिन उसके द्वारा किए गए असाधारण कार्यों के कारण वह सामान्य रैंक पर पहुंच गया। नेक्स्ट है अलाउद्दीन खिलजी के जनरल नुसरत खान ने उसे खरीदने के लिए 1000 दिनार का भुगतान किया था और इसलिए मलिक काफूर को 1000 दिनारी भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए मलिक काफूर वर्ष 1296 ईस्वी से 1316 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत के शासक अलाउद्दीन खिलजी की सेना में प्रधान सेनापति था। नेक्स्ट देखिए 34 नंबर, वेनिस का एक प्रसिद्ध यात्री कौन था? तो राइट आंसर हो जाएगा ये मार्को पोलो था। मार्को पोलो राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से देखिए वेनिस का एक प्रसिद्ध यात्री जो था वो मार्को पोलो था। मार्को पोलो एक इतालवी व्यापारी, खोजकर्ता और लेखक थे। नेक्स्ट देखिए मार्को पोलो ने वर्ष 1271 ईस्वी से 1295 ईस्वी के मध्य सिल्क रोड से एशिया की यात्रा की। उनकी यात्रा से संबंधित सभी तथ्य द ट्रेवल्स ऑफ मार्को पोलो में दर्ज की गई है। नेक्स्ट देखिए दुआर्त बारोबोसा पुर्तगाल से आया था। फ्रांस बर्नियर फ्रांस देश का निवासी था। सेल्यूकस निकेटर चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया एक यूनानी राजदूत था। नेक्स्ट देख लीजिए 35 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने अपने हमले में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर के साथ अन्य मंदिरों को 17 बार लूटा और नष्ट किया? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से बी ऑप्शन, मोहम्मद गजनी ने।
यहाँ से देखिए इसका डिस्कशन दिया गया है। तो मोहम्मद गजनी ने हमलों में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर के साथ साथ अन्य मंदिरों को 17 बार लूटा और नष्ट किया था तथा हर बार इसका पुनर्निर्माण कराया गया। नेक्स्ट देखिए, प्राचीन भारतीय इतिहास और आधुनिक भारतीय इतिहास में सोमनाथ मंदिर को वर्ष 1025 में मोहम्मद गजनी ने नष्ट कर दिया। मूर्ति को तोड़ने से लेकर यहाँ पर चढ़े सोने चांदी के सभी आभूषणों को लूट लिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, फिरोज शाह तुगलक ने एक प्रसिद्ध शहर का गठन किया था, जो कौन सा था? तो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, हिसार था। यहाँ से देखिए, फिरोज शाह तुगलक ने हिसार शहर का गठन किया था। फिरोज शाह तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था और उसने वर्ष 1351 ईस्वी से वर्ष 1388 ईस्वी तक शासन किया था। नेक्स्ट देखिए, फिरोज शाह तुगलक ने निम्नलिखित 4 नए कर लगाए थे। खरात यानी भूमि कर, जजिया यानी धर्म कर, जकात यानी संपत्ति कर और खम्स यानी युद्ध में लूटे गए माल का कर। यहाँ से देखिए, फिरोज शाह तुगलक ने 2 नए सिक्के आधा और बीख चलाए। फिरोज शाह तुगलक अपनी राजधानी को सुशोभित करने के लिए 2 अशोक स्तंभ, एक अम्बाला से तथा दूसरा मेरठ से लाया था। नेक्स्ट देखिए, फिरोज शाह तुगलक ने फिरोजपुर, फतेहाबाद और जौनपुर जैसे कई शहरों की स्थापना की। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, यहाँ 37 नंबर, निम्नलिखित भक्ति संतों में से किसने पुष्टि मार्ग के दर्शन को प्रतिपादित किया था? राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से अब वल्लभाचार्य ने। यहाँ से देखिए, वल्लभाचार्य ने पुष्टि मार्ग के दर्शनों का प्रतिपादन किया। पुष्टि मार्ग एक आराधना का स्वरूप है जिसमें श्री कृष्ण भगवान की उपासना की जाती है। नेक्स्ट देखिए, पुष्टि मार्ग भक्ति का मार्ग है जिसका उल्लेख भागवत गीता में मुक्ति प्राप्ति करने के लिए प्रत्यक्ष और सरलतम दृष्टिकोण के रूप में किया गया है। नेक्स्ट देखिए, वल्लभाचार्य शुद्ध अद्वैत के प्रचारक थे। वल्लभाचार्य विजयनगर साम्राज्य के शासक कृष्णदेव राय के समकालीन थे और वे द्वैत और अद्वैत दर्शन के गुणों तथा अवगुणों द्वारा एक दीर्घकालीन विवाद में भाग लेने के लिए उनके दरबार में थे। नेक्स्ट सवाल देखिए, यहाँ से अगला प्रश्न देखिए, सिलसिला शब्द का संबंध किससे है? तो राइट आंसर हो जाएगा सूफी संप्रदाय से है। ध्यान दीजिएगा, ए ऑप्शन राइट है। सिलसिला शब्द का संबंध सूफी संप्रदाय से है। सिलसिला का अर्थ होता है एक श्रृंखला जो गुरु और शिष्य के मध्य एक सतत कड़ी की प्रतीक्षा का प्रतीक है। नेक्स्ट देखिए, सूफी आदेशों को भारत के अंदर और बाहर सिलसिला के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखिए, चिश्ती सिलसिला भारत में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती द्वारा पेश किया गया था। उर्दू में सिलसिला का अर्थ गाथा होता है। इसके अतिरिक्त सिलसिला का अर्थ आध्यात्मिक वंशावली के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, 39 नंबर प्रश्न, बहमनी राज्य किसके शासन के तहत सर्वाधिक शक्तिशाली था? राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, महमूद गवन के शासन के समय। बहमनी राज्य महमूद गवन के शासन के दौरान सर्वाधिक शक्तिशाली था। मोहम्मद शाह बहमनी द्वितीय के प्रधानमंत्री थे। उन्हें मलिक उल तुज्जर की उपाधि दी गई थी। उन्होंने बीदर में इस्लामी शिक्षा के लिए कई मदरसे बनाए थे। नेक्स्ट देखिए, तैमूर ने दिल्ली पर किस वर्ष आक्रमण किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से डी ऑप्शन, 1398 ईस्वी में आक्रमण किया था। तैमूर ने दिल्ली पर वर्ष 1398 ईस्वी में तुगलक वंश के अंतिम शासक नसरुद्दीन के शासनकाल के दौरान आक्रमण किया। तैमूर एक तुर्क मंगोल आक्रमणकारी था जिसने तैमूर साम्राज्य की स्थापना की थी। नेक्स्ट देखिए, 41 नंबर प्रश्न, मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, बाबर था। यहाँ से देखिए, भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक बाबर था। जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर 14 फरवरी 1483 ईस्वी को अंदीजान में पैदा हुआ, जो वर्तमान में उज्बेकिस्तान में स्थित है। बाबर ने उत्तरी भारत के कुछ हिस्सों पर आक्रमण किया और दिल्ली के शासक इब्राहिम लोदी को वर्ष 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में पराजित कर मुगल वंश की स्थापना की थी।
नेक्स्ट देखिए यहाँ से 42 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश दिल्ली सल्तनत का अंतिम राजवंश था? राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से देखिए डी ऑप्शन, लोधी राजवंश। लोधी राजवंश दिल्ली सल्तनत का अंतिम राजवंश था। लोधी वंश की स्थापना बहलोल खान लोधी ने की थी। लोधी वंश के शासनकाल की अवधि 1451 से 1526 तक थी। नेक्स्ट देखिए 43 नंबर सवाल, पानीपत की द्वितीय युद्ध कब हुई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से 1556 ईस्वी में हुई थी पानीपत की दूसरी लड़ाई। पानीपत का युद्ध, द्वितीय युद्ध 5 नवंबर 1556 ईस्वी को उत्तर भारत के हिंदू शासक सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य तथा मुगल सम्राट अकबर की सेना के मध्य लड़ा गया था। अकबर के सेनापति बैरम खान के लिए यह निर्णायक जीत थी। नेक्स्ट देखिए दीन ए इलाही धर्म नामक नया धर्म किसने चलाया था? तो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, अकबर ने चलाया था। दीन ए इलाही धर्म अर्थात ईश्वर का धर्म वर्ष 1582 ईस्वी में अकबर द्वारा प्रारंभ किया गया था, जो धार्मिक मान्यताओं से संबंधित था। अकबर का विचार इस्लाम और हिंदू धर्म को आपस में जोड़ना था, लेकिन ईसाई धर्म, पारसी धर्म एवं जैन धर्म के पहलुओं को भी जोड़ना था। अकबर का शासनकाल 1556 से 1605 ईस्वी तक था। नेक्स्ट देखिए 45 नंबर सवाल, काकतीय राजवंश का अंत निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली सल्तनत द्वारा किया गया था। इसका डिस्कशन देखिए, यहाँ से देखिए इसका डिस्कशन दिया गया है। काकतीय राजवंश को दिल्ली सल्तनत के कई हमलों का सामना करना पड़ा और अंत में वर्ष 1323 में यह वंश समाप्त हो गया। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रसिद्ध यात्री और लेखक मोहम्मद इब्न बतूता किस देश से संबंधित था, जिन्होंने 14वीं शताब्दी में भारत सहित कई देशों की यात्रा की थी? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से डी ऑप्शन, मोरक्को का यात्री था इब्न बतूता, मोरक्को का, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। इब्न बतूता मोरक्को देश से आया था। इब्न बतूता एक अफ्रीकी यात्री, विद्वान तथा लेखक था। उत्तरी अफ्रीका में के मोरक्को देश के प्रसिद्ध नगर तंजियार में 24 फरवरी वर्ष 1304 में इसका जन्म हुआ था। इब्न बतूता का पूरा नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला इब्न बतूता था। इसने लगभग 75,000 मील की यात्रा तय की थी। अपनी यात्रा के दौरान इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में वर्ष 1333 में भारत आया था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 47 नंबर सवाल, दिल्ली सल्तनत का सबसे अधिक विस्तार किसके शासनकाल में देखा गया था? राइट आंसर हो जाएगा ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। यहाँ से देखिए दिल्ली सल्तनत का सबसे अधिक विस्तार मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में देखा गया था। मोहम्मद बिन तुगलक मध्यकालीन सभी सुल्तानों में सर्वाधिक शिक्षित, विद्वान एवं योग्य शासक था। इसने 26 वर्षों तक दिल्ली पर शासन किया था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, फतुहात ए फिरोज शाही में किसकी प्रशासनिक उपलब्धियों की विवरण दिया गया है? राइट आंसर हो जाएगा डी, फिरोज शाह तुगलक की। यहाँ से देखिए फतुहात ए फिरोज शाही में फिरोज शाह तुगलक की प्रशासनिक उपलब्धियों का विवरण दिया गया है। इसका लेखन स्वयं फिरोज शाह तुगलक ने किया था। उसने अपने शासनकाल में चांदी एवं तांबे के मिश्रण से निर्मित सिक्के चलाए थे, जिन्हें अद्धा एवं बीख कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए 49 नंबर, निम्नलिखित में से किसने साहित्य अमुक्त माल्यद पर मध्ययुगीन ग्रंथ संकलित किया था? यहाँ से ऑप्शन, इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा पी ऑप्शन, कृष्णदेव राय ने। इसका डिस्कशन देख लेते हैं। इसका डिस्कशन यहाँ पर दिया गया है, इसको देख लीजिए। प्रसिद्ध साहित्य अमुक्ता माल्यद पर मध्ययुगीन ग्रंथ कृष्णदेव राय द्वारा संकलित किया गया है। अमुक्ता माल्यद तेलुगु भाषा में लिखित है। कृष्णदेव राय ने जम्बावती कल्याण भी लिखा है। यह एक काव्य ग्रंथ है जिसमें भगवान विष्णु और देवी अंदाल के विवाह के बारे में वर्णन किया गया है। कृष्णदेव राय तुलु वंश के सबसे महान शासक थे। ये स्वयं एक कवि और कवियों के संरक्षक थे, जिन्हें अष्टदिग्गज के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट देखिए, कृष्णदेव राय के काल को ही तेलुगु साहित्य के स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, और ये लास्ट प्रश्न होगा इस सेशन का। आगे के प्रश्न हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो
दिया गया है 50 नंबर सवाल, किस साम्राज्य की स्थापना 1347 ईस्वी में हसन गंगू ने की थी? तो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, बहमनी साम्राज्य की स्थापना। बहमनी साम्राज्य दक्कन का एक इस्लामी राज्य था। बहमनी साम्राज्य की स्थापना 3 अगस्त 1347 को एक तुर्क अफगान सूबेदार अलाउद्दीन बहमन शाह हसन गंगू ने की थी। नेक्स्ट देखिए, इसका प्रतिद्वंदी हिंदू विजयनगर साम्राज्य था। बहमन शाह उर्फ हसन गंगू पहला मुस्लिम शासक था जिसने हिंदुओं से जजिया कर लेने का निर्णय किया था। नेक्स्ट देखिए, बहमन शाह उर्फ हसन गंगू ने गुलबर्गा को अपनी राजधानी बनाया। इसका नाम अहसानाबाद रखा गया था। नेक्स्ट देखिए, यहाँ से 51 नंबर सवाल जो है वो हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको मैथ और रीजनिंग का भी वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, जल्द से जल्द उसको प्रोवाइड कराया जाएगा। इस बुक में जो है वो सभी सब्जेक्ट दिए गए हैं जो आरपीएफ में पूछे जाते हैं, यानी जीके भी है, मैथ भी है और रीजनिंग भी टॉपिक वाइज है और टॉपिक वाइज मैथ भी है इसमें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।